morning. Today I will teach you third chapter of geography. Chapter name is Natural Vegetation and Wildlife. बच्चों, आज हम आप लोगों को क्लास 8 का ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ाएंगे। बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को मालूम है कि जीवन जीने के लिए यानी जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें आवश्यकता होती है, लैंड की होती है, वाटर की होती है और एयर की। बच्चों, इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता जीवन जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। यानी जहाँ पे और यहाँ आप लोगों को बताएंगे, सबसे पहले शुरुआत करेंगे बायोस्फीयर से। बायोस्फीयर के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि बायोस्फीयर किसे कहा जाता है। बायोस्फीयर मीन्स होता है जैवमंडल। द नैरो जोन वेयर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर मीट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। बच्चों, जहाँ पे पृथ्वी का वह सकरा क्षेत्र जहाँ पे थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल मिलते हैं उसी को बायोस्फीयर कहा जाता है, यानी जैवमंडल कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि जीवन जीने के लिए जीव वहीं पे जो है उसका जीवन संभव होगा जहाँ पे थल होगा यानी स्थल होगा, जल मिलेगा और एटमॉस्फेयर माने हवा मिलेगी, उसको ऑक्सीजन मिलेगा, वहीं पे उसका जीवन संभव होगा, नहीं वहीं पे जैवमंडल बनेगा। और दूसरी चीज है इसमें कि जैसा कि आपके चैप्टर के अनुसार है नेचुरल वेजिटेशन, इसके बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि नेचुरल वेजिटेशन किसे कहा जाता है। नेचुरल मीन्स होता है प्राकृतिक, यानी जो कि हमें प्रकृति के द्वारा गिफ्ट यानी उपहार के स्वरूप जो प्राप्त होता है उसे कहा जाता है नेचुरल यानी प्राकृतिक। और इसमें है वेजिटेशन है यानी वनस्पति। नेचुरल वेजिटेशन यानी प्राकृतिक वनस्पति किसे कहा जाता है। द नेचुरली ग्रोइंग प्लांट्स आर टुगेदर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन, यानी ऐसे पेड़ पौधे जो कि बिना ह्यूमन बीइंग्स के इंटरफेरेंस से उगते हैं, यानी बिना यानी उस पर मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, वह स्वयं उगते हैं, ऐसी वनस्पति को नेचुरल वनस्पति कहा जाता है, यानी नेचुरल वेजिटेशन कहा जाता है। अब फिर इसके बाद चैप्टर का जो दूसरा पार्ट होगा वह इसमें आप लोगों का वह है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ किसे कहा जाता है। वाइल्ड लाइफ रिफर्स टू ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड ऑर्गेनिज्म व्हिच लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट। इसमें है कि सभी प्रकार के जंगली जीव जंतु उसमें आएंगे। आपके ऑल प्लांट्स यानी सभी प्रकार के उसमें पौधे हैं, एनिमल्स यानी जानवर, बर्ड्स पक्षियाँ एंड ऑर्गेनिज्म और जीव संगठन व्हिच लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट जो कि अपने प्राकृतिक आवास में रहते हैं उसी को वाइल्ड लाइफ कहा जाता है, यानी वन्य जीवन कहा जाता है, वन्य जीवन कहा जाता है। अब इसके बाद एक चीज इसमें और है कि इकोसिस्टम किसे कहा जाता है। इकोसिस्टम मीन्स होता है पारिस्थितिकीय तंत्र। द इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड अदर फिजिकल एनवायरनमेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया इज रिफर्ड टू एज एन इकोसिस्टम। द इंटरेक्शन यानी एक तरह से जो पारस्परिक क्रिया होती है किसके मध्य में, जीव संगठन और दूसरे जो फिजिकल एनवायरनमेंट होते हैं उनके मध्य में जो पारस्परिक जो प्रक्रिया होती है किसी अमुक या विशिष्ट क्षेत्र में उसी को इकोसिस्टम कहा जाता है। यानी जीव जो है वनस्पति पर निर्भर होते हैं और वनस्पति जो है जीव बने एक दूसरे के पूरक होते हैं और जो इनके मध्य में जो एक प्रकार की जो पारस्परिक प्रक्रिया होती है उसी को इकोसिस्टम कहा जाता है। अब इसके बाद हम ये जानेंगे कि जो ये नेचुरल वेजिटेशन होते हैं वह हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी होते हैं।
जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो नेचुरल वेजिटेशन होते हैं, यह पहली चीज तो जो हमारे जंगली जीव जंतु होते हैं उनको उनका जो प्राकृतिक आवास होता है उसको प्रदान करते हैं। दूसरी चीज यह हमारे जो वायुमंडल का इकोलॉजिकल बैलेंस जो होता है इसको भी कायम रखते हैं, इसको भी बना के रखते हैं। और तीसरी चीज ये होती है कि वनस्पति के द्वारा हमारे पर्यावरण में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वह भी उपलब्ध होती है, यानी पूरी तरह से हमारे जीवन को जीने के लिए जो नेचुरल वेजिटेशन होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब इसके बाद हम ये जानेंगे कि नेचुरल यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, यानी जो प्राकृतिक वनस्पतियां होती हैं उनका वितरण किस प्रकार से यानी किसके आधार पर किया जाता है, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है कि जहाँ पे जो नेचुरल वेजिटेशन होते हैं कहीं पे बहुत अधिक मात्रा में होते हैं और कहीं पे कम मात्रा में और कहीं ना के बराबर होते हैं। इसमें बच्चों सबसे बड़ी चीज, सबसे जो प्रमुख चीज होती है तीन होती है, सॉइल है, क्लाइमेट है एंड वाटर है। यानी जहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, बहुत फर्टाइल होती है नेचुरल वेजिटेशन के लिए, वहाँ पे भी नेचुरल वेजिटेशन की मात्रा अधिक होती है। दूसरी है क्लाइमेट, जलवायु का भी नेचुरल वेजिटेशन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। और तीसरी चीज है वाटर, बिना वाटर के नेचुरल वेजिटेशन का जीवित रहने उसके अस्तित्व का होना जो है मुश्किल होता है। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल ले सकते हैं कि राजस्थान में जो हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र माना जाता है, थार डेजर्ट है, वहाँ पे पानी की कमी के कारण क्या होता है, वहाँ की जो वनस्पतियाँ होती हैं उनका ना तो विकास हो पाता है और वहाँ पे कटीली झाड़ियाँ जो है अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। अब फिर इसके बाद है कि टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, यानी जो नेचुरल वेजिटेशन होते हैं इनके कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के नेचुरल वेजिटेशन पाए जाते हैं। बच्चों पहला है फॉरेस्ट और दूसरा है ग्रासलैंड और तीसरा है श्रब्स, यानी तीन प्रकार के नेचुरल वेजिटेशन पाए जाते हैं। फॉरेस्ट जैसा कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जंगल, ग्रासलैंड घास के मैदान एंड श्रब्स और जो है झाड़ियाँ। बच्चों आप लोगों ने पढ़ा कि जो है नेचुरल वेजिटेशन का वर्गीकरण यानी कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो इसमें पहला है फॉरेस्ट, दूसरा है ग्रासलैंड और तीसरा था श्रब्स। अभी हम आप लोगों को बताएंगे फॉरेस्ट के बारे में कि जंगल किसे कहा जाता है। द क्लस्टर ऑफ ट्रीज which grow close to each other are called forest, यानी वृक्षों के जो झुंड होते हैं, समूह उनके, which grow close to each other, जो एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं उन्हें जंगल कहा जाता है। बच्चों जंगल में जो वृक्ष होते हैं यानी उनका एक झुंड सा होता है, समूह होता है और वह एक दूसरे के करीब होते हैं, बहुत करीब होते हैं और इस प्रकार के जो क्षेत्र को फॉरेस्ट कहा जाता है। अब इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, यानी ये तो जंगल की परिभाषा हुई। द क्लस्टर ऑफ ट्रीज which grow close to each other are called forest। अब इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट यानी जंगल का वर्गीकरण। जंगल को तीन भागों में उसका वर्गीकरण तीन प्रकार से किया जा सकता है। इसमें पहला है फॉरेस्ट ऑफ ट्रॉपिकल रीजन, यानी जो ट्रॉपिकल क्षेत्र के जो जंगल होते हैं और इसमें दो तरह के जंगल होते हैं, एक होता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है और दूसरा होता है ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जैसा कि नाम से ही पता है कि ये जो जंगल होते हैं हमेशा हरे भरे होते हैं। बच्चों अब इसके बारे में आप ये जान लीजिए कि जो इस प्रकार के जंगल होते हैं वह इक्वेटोरियल रीजन में पाए जाते हैं, यानी भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और गर्मी के अलावा बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है और बारिश होने की वजह से वहाँ के जो जंगल होते हैं बहुत घने होते हैं और हरे भरे होते हैं। और इस जंगल की ये विशेषता होती है कि इसमें जो वृक्ष होते
जो शिखर इसका होता है, टॉप जो होता है, इस तरह से आपस में मिले होते हैं, जिसे कणक कहा जाता है। इस तरह से आपस में मिले होते हैं कि सूर्य की जो किरणें होती हैं वह पृथ्वी तक यानी अर्थ की सरफेस तक नहीं पहुंच पाती हैं। और इस प्रकार के का जो जंगल होता है उसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है, यानी ये सदाबहार जंगल होते हैं। इसमें पाए जाने वाले जो मुख्य वृक्ष होते हैं द ट्रीज ऑफ इक्वेटोरियल रीजन, इसमें एवोनी है, महोगनी है, रोजवुड, रबर एंड आयरनवुड। बच्चों इसमें जो प्रमुख वृक्ष पाए जाने वाले हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में वह है एवोन, महोगनी, रोजवुड, रबर एंड आयरनवुड। इसके बाद ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट किसे कहा जाता है? ऐसे जो जंगल होते हैं वह मानसून वाले जहाँ का मौसम जो मानसूनी होता है, यहाँ जहाँ पे बराबर बारिश होती है, गर्मी होती है, वहाँ पे ऐसे जंगल पाए जाते हैं। इस जंगल की विशेषता होती है कि इन जंगलों के जो वृक्ष होते हैं वह समय समय पर अपने पत्तियों को गिरा देते हैं, इनके लीव्स जो होते हैं वह गिर जाते हैं और इसीलिए इसे कहा जाता है ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट कहा जाता है। अब इसमें जो पाए जाने वाले वृक्ष हैं टीक है, साल है, शीशम है, सैंडलवुड है और एंड बम्बू, यानी इसमें प्रमुख पाए जाने वाले वृक्ष ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट में है। और जो ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट जो है वह कहाँ पे पाया जाता है? मानसूनी क्षेत्र, यानी जहाँ की जलवायु मानसूनी होती है वहाँ पे इस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। अब इसके बाद दूसरा जो है फॉरेस्ट ऑफ टेम्परेट रीजन, यानी जहाँ की जो क्लाइमेट, जहाँ का वेदर जो होता है वह समशीतोष्णीय होता है। यहाँ के जो वृक्ष होते हैं इन जंगलों के वह समय समय पर अपने पत्तियों को गिरा देते हैं, छोड़ देते हैं और हरे भरे भी रहते हैं। तो इस प्रकार के जंगल को कहा जाता है टेम्परेट, यानी टेम्परेट फॉरेस्ट कहा जाता है। अब इसमें जो पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष हैं वह है ओक है, एस है, बीच, पॉपुलर, पाइन इत्यादि वृक्ष जो है महत्वपूर्ण है जो कि इन जंगलों में पाए जाते हैं। अब है फॉरेस्ट ऑफ टैगा रीजन। अब टैगा क्षेत्र में किस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं? यहाँ पे कोनिफेरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ऐसे जो वृक्ष होते हैं, ऐसे जो जंगल होते हैं, इन जंगलों के जो वृक्ष होते हैं, वृक्षों की जो पत्तियां होती हैं वह नुकीली होती हैं। इस प्रकार से बच्चों आप लोगों ने जाना कि बायोस्फीयर किसे कहा जाता है, नेचुरल वेजिटेशन किसे कहा जाता है, इकोसिस्टम के बारे में आप लोगों ने पढ़ा और जो जंगल में नेचुरल वेजिटेशन हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी होते हैं इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन जिसमें फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड श्रब्स। तो आज आप लोगों ने फॉरेस्ट के बारे में भी पढ़ा कि फॉरेस्ट किसे कहा जाता है, फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन भी पढ़ा और इसके अंतर्गत फॉरेस्ट ऑफ ट्रॉपिकल रीजन, इसके अंतर्गत ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट और इसके बाद फॉरेस्ट ऑफ टेम्परेट रीजन यानी समशीतोष्णीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंगल और तीसरा है फॉरेस्ट ऑफ टैगा रीजन यानी टैगा क्षेत्र में पाए जाने वाले जंगल। इसमें कोनिफेरस जो फॉरेस्ट होता है महत्वपूर्ण होता है। इन जंगलों की जो पत्तियां होती हैं वह नुकीली होती हैं। तो बच्चों आज का आपका यह भाग यहीं पे समाप्त होता है। इसका दूसरा भाग लेकर के फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।